तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था स्पिन पैरिटी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो यहाँ पे गेट 2020 और 2016। तो 2020 में क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन पे आया है, तो वो 16 में भी आया था। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले ये। ठीक है। तो पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 12 और पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो गेट 2020 का रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन 15 8। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 8 है, एन इक्वल टू 7 है। तो आप यहाँ पे ऑड वाले को फिल करो और ऑड के हिसाब से आपका इसकी प्रायोरिटी आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या कहा था, 1s 1p फिर 1d 2s। ऐसा है कि लास्ट क्लास में जो नहीं हुआ वो यहाँ पे हो जाएगा, या जो जो आसान होगा वो हमने नहीं किया है। आसान वाले आप खुद कर लेना, ये भी आसानी है। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अब। तो इसमें ये होगा 1s हाफ 2, 1p 3/2 4 और फिर 1p हाफ। तो आपको 7 फिल करनी है तो ये हो जाएगा। तो आपने सेकंड रो को एक्सपेंड किया और फर्स्ट 2 रोज आपकी है वो सीक्वेंस में है। तो इसका आंसर हो गया हाफ माइनस। ठीक है, तो हाफ माइनस आपका केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अब हम जो है ऑक्सीजन 17 और देख लेते हैं। ऑक्सीजन 17 में आपके पास जेड तो 8 है, लेकिन अब की बार जो एन है वो 9 है। ठीक है, तो जब आप 9 को फिल करोगे तो फिर से ये करेंगे 1s हाफ 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 2। तो आपने 8 फिल कर दिया, उसके बाद आएगा 1d 5/2। तो 9 आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जाएगा 5/2 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। ये 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे कौन सी बात कर रहे हो आप? अभी बुकलेट देखनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ फिलहाल जो हम कर रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। क्लास के लास्ट में आप पूछ लेना किस बुकलेट में कौन सा पेज पे आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्लाइड नंबर सेकंड पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन की आपकी डाउट है वो क्लास के बाद में कर लेना। मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं, तो जो भी आपको कराना है वो क्लास के लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ दिए यहाँ पे, सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3। ये नया दिसंबर 2012 में आया था। यहाँ पे क्या है, द सिंगल पार्टिकल एनर्जी the single particle energy difference between the p orbitals, that is p 3/2 and p half of the nucleus SN 114 is 3 MeV। तो इन्होंने कहा कि जो आपका p ऑर्बिटल है, तो p 3/2 और p हाफ के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन्होंने गिवन है। दिस एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू p इज 3 MeV। अब आपको चाहिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स फॉर 1। अब इसमें एक मिनट, इसमें मैं कंफर्म कर दूं, ये जो है इसमें रह गया, ये होना चाहिए 1f। ठीक है, तो f है ये 1f। तो यहाँ पे हम करना 1f। तो 1f ऑर्बिटल इज, तो आपको अगर f चाहिए तो 1f, तो आपको पता है f के लिए j की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। तो हमें पता है कि इसके लिए l की वैल्यू होती है SPDF 0123 फॉर सिंगल न्यूक्लियन s इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से जो j की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2 और 5/2। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस चाहिए। तो हमने हमने क्या कहा था कि जो ये एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 2l+1। ये एनर्जी डिफरेंस 2l+1 के प्रोपोर्शनल है। तो आप अब यहाँ पे क्या कहोगे, तो आप यहाँ पे हमारे पास हो गया दिस एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू p इज इक्वल टू 3। और वो 3 किसके प्रोपोर्शनल है? 3 इज प्रोपोर्शनल टू, या आप कह सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 2l+1। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू, तो p के लिए आपकी l की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आप l की वैल्यू को 1 रखोगे, तो यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा c की वैल्यू वो हो जाएगी 1। अब आप यही डिफरेंस अब अगर आप f के लिए करोगे तो ये आएगा कांस्टेंट इनटू 2l+1, और l की वैल्यू f के लिए आती है 3, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इसका आंसर जाएगा 7 MeV। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, -7 नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
एक बार आप लोग चैट पे लिख दें कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, मतलब मेरी साउंड आ रही है और ये आपने लिख भी लिया है ना, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका नेट दिसंबर 2013, पेज नंबर 24। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल आपको चाहिए स्पिन पैरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 7। तो लिथियम का ऑलरेडी वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिथियम के लिए जेड की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू 4 है। तो जो आपका ऑड है वो 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1s½ 1p 3/1। तो ये हो गया 3/2 विथ ऑड पैरिटी, यानी कि 3/2 विथ नेगेटिव पैरिटी, ठीक है। तो ये आपके जो जिन्होंने आंसर लिखे हैं सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 24। यहाँ पे क्या दे रखा है, और ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेट में सेक्शन सी में न्यूक्लियर फिजिक्स आती है और वो 5 मार्क्स की होती है। लेट अस अप्रोक्सीमेट द न्यूक्लियर पोटेंशियल इन द सेल मॉडल बाय ए 3-डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। Since the lowest two energy levels have angular momenta 0 and 1 respectively, which of the following two nuclei have magic numbers of protons and neutrons? तो आपको चाहिए two nuclei having magic numbers of protons and neutrons, यानी कि जिसका मैजिक नंबर प्रोटॉन भी हो और न्यूट्रॉन भी हो। तो इसका मतलब आपको डबली मैजिक न्यूक्लियाई चाहिए, और मैजिक नंबर्स आपको पता है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका ए, क्योंकि यहाँ पे जेड और एन दोनों मैजिक नंबर है, और ऑक्सीजन के लिए जेड और एन दोनों 8 मैजिक नंबर है। तो डबली मैजिक आपका ये हो गया। तो ये जो बाकी लैंग्वेज है ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डबली मैजिक है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैं अभी बाद में कराऊंगा आपको। पेज 24 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, उस पर हम आएंगे। क्वेश्चन में एक भी नहीं छोड़ूंगा, उस पर आएंगे। तो ये अभी बात के लिए छोड़ते हैं, इसमें कुछ बताना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, थोड़ा डिफरेंट। तो अभी जो आपके बुकलेट वाले हैं वो तो हमने कर लिए, जो आसान वाले। अब आपको करना है, मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इसमें से आंसर बताना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें करना है, हमें निकालनी है सभी में स्पिन पैरिटी फॉर ग्राउंड स्टेट। तो पहला है आपका, इसके लिए आपको आंसर बताना कितना आएगा। तो आप लोग निकालो कितना आंसर आएगा, और सभी लोग क्या करना है आपको, आपको जो सीक्वेंस है वो बार बार ये लिखना है, 1s 1p 1d। आपको पीछे देखना नहीं है, जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, तो 3/2 प्लस सही आंसर है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपके पास n आपका 20 है और z आपका 19 है, तो आपको 19 फिल करना है। तो 19 फिल करने के लिए हमने क्या कहा था कि जो आपकी थर्ड रो है वो 20 तक होती है, आपको 19 करना है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 1s½ 2, 1p 3/2 4, 1p½ 2, उसके बाद 1d 5/2 6, 14 हो गया, और थर्ड रो आपकी अल्टरनेट है, तो डी के बाद फिर आएगा एस। आपने अभी तक 18 फिल कर दिए, अब 19th जो है वो फिर से डी में आएगा। तो इसका आंसर हो गया 3/2 प्लस, क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और -1 की पावर 2 इवन पैरिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें करना है जिंक, जिंक 6730, इसका आंसर बताना है आपको। अच्छा एक मिनट, सही, आप सही कह रहे हो, यू आर राइट। ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, 19 होने के लिए 3 आएगा, ठीक है, तभी ये 19 होगा। तो 3 भी ऑड है, यानी थर्ड वाला आपका अनपेयर्ड है, तो इसका आंसर 3/2 प्लस आएगा। अब जो है जिंक के लिए देखो, तो जिंक के लिए क्या करना है, यहाँ पे है z = 30 और n = 37, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको क्या करना है, आपको शुरू से जो है एडिशन नहीं करना है,
आपको सीधा 37 के लिए करना है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि 1s 1p 1d 2s, फिर है 1f 2s 2p। तो मैंने क्या कहा था कि जब आप 1f 7/2 को फुल्ली फिल करोगे, 8 करोगे, तो आपका 28 मैजिक नंबर आता है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आपकी अल्टरनेट है, तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, आपको शुरू से 37 को ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने 28 कर दिया। अब अल्टरनेट है तो f के बाद आएगा p 2p 3/2, तो ये हो गया यहाँ तक 32। फिर आएगा 1f 5/2, इसमें 6 फिल कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 5 अवेलेबल है, तो टोटल 37 है। तो ये हो जाएगा, तो और आपका यहाँ पे 1f 5/2 में आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी जेपी की वैल्यू आ गई 5/2 माइनस। और ये माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि पैरिटी जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए -1 की पावर एल होती है पैरिटी। यहाँ पे एल की वैल्यू एफ के लिए एल की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये -1 है, -1 का मतलब ऑड पैरिटी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपका MO 9542। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे जेड की वैल्यू 42 है और एन की वैल्यू 95 - 42, तो कितनी हो गई है 53, ठीक है। तो 53 को एक्सपेंड करना है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको वो मेथड सीखना है कि जिससे आपको टाइम बचे। तो आपको 53 को ऐड नहीं करना है, आपको पता है मैजिक नंबर 50 है, तो जो 50 वाली लाइन है उसी को एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 1s 1p 1d 1f 1g। यहाँ पे मैजिक नंबर 28 आता है जब आप 1f 7/2 को फुल्ली फिल करते हो। यहाँ मैजिक नंबर 50 आता है जब आप 1g 9/2 को फुल्ली एक्सपेंड करते हो, ठीक है। तो आपको ये वाली लाइन एक्सपेंड करनी है, ये रो एक्सपेंड करनी है, और आपको ये भी देखना है कि अल्टरनेट है सीक्वेंस में। तो ये लाइन आपकी, ये दोनों लाइन आपकी सीक्वेंस में थी, ये दोनों आपकी अल्टरनेट है, और नेक्स्ट 2 लाइन आपकी फिर से सीक्वेंस में होगी, तो ये आपकी सीक्वेंस में। तो अब आप जब यहाँ पे 1g और 1g के लिए j की वैल्यू क्या होगी वो भी देखनी है आपको, ठीक है। तो काफी लोगों के आंसर है, तो 7/2 + 7/2 - 9/2 प्लस ये सब है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब 1g में 1g 9/2, इसमें जब आपने 10 फिल किया तो 50 आता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए 53, तो इसमें मैंने कहा ये अल्टरनेट है, सॉरी सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है तो जी के बाद जी ही आएगा, 1g 7/2, 53 के लिए 3, तो इसका आंसर हो गया 7/2 प्लस, ठीक है। तो 7/2 प्लस इसका आंसर होगा, माइनस जिन्होंने लिखा वो गलत है और जिन्होंने 9/2 लिखा है वो भी गलत है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हाँ, तो नेक्स्ट है SR 8738। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे Z = 38 है और यहाँ पे N है 49, ठीक है। तो 49 के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है कि जब 1g 9/2 को फुल्ली फिल करते हो तो 50 आता है, लेकिन आपको 49 करना है। तो 49 करने के लिए इस 10 में से कम कर दो, 1g 9/2 9, अब आपका 49 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2 प्लस, ठीक है। तो आप लोग का आंसर सही है 9/2 प्लस। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप जो मैंने मेथड बताया आपको वैसे ही करना है, या जिन्होंने याद कर रखा है आप उससे कर सकते हो, किसी ने एमएससी में कोई अपना मेथड बना रखा है याद करने के लिए तो आप उससे कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका, अब मैं आपको एक एग्जांपल ऑड करा दूं, ऑड। तो ऑड का एग्जांपल होगा नाइट्रोजन 7 14। तो यहाँ पे ZB7 है और NB7 है, ये जो है ऑड न्यूक्लियाई, इसमें आप नॉर्डियम रूल लगाओगे तो दोनों को ही आप एक्सपेंड करोगे, तो इसका आंसर आप लोग निकालो कितना आएगा। पहले आप जो है यहाँ पे 7 को 1s हाफ 2 1p 3/2 4 1p हाफ 1। सिमिलरली आप जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फिल करोगे तो वो भी इस तरह से होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों के लिए J और L की वैल्यू निकाल लो। J करस्पॉन्डिंग टू प्रोटॉन्स, इसके लिए J की वैल्यू आ गई हाफ, J करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रॉन के लिए भी हाफ, एंड L करस्पॉन्डिंग टू प्रोटॉन फॉर P, तो P के लिए 1 होता है और यहाँ भी L करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रॉन इज 1। फिर अब हमने कहा था
जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, इनको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3। ये आपका ऑर्डर है। तो आप सबके आंसर सही है 1+। तो यहाँ पे जब ये ऑड आ गया तो हमने कहा कि जे की वैल्यू आएगी जेपी प्लस जेएन, यानी कि यहाँ पे आ गया हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। और पैरिटी यहाँ पे हो गई -1 की पावर एलपी प्लस एलएन, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 यानी कि +1। तो इसका आंसर हो गया जेपी इक्वल टू 1+ इवन पैरिटी और जे की वैल्यू 1। ठीक है, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप और भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल वो कराना चाह रहा हूं कि जिसमें हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको स्पिन पैरिटी निकालनी है। तो उसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। यहाँ पे हमें बात करनी है स्पिन पैरिटी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और दूसरा ये है कि ये जो मेथड अब हम करने वाले हैं वो सेल मॉडल नहीं बता पाता है। सेल मॉडल केवल ग्राउंड स्टेट बता पाता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आता है या 1-2 बार आ चुका है, उसके लिए जो मेथड है हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये मेथड आप किसके लिए करोगे? ये मेथड करोगे सिर्फ किसके लिए? फॉर इवन जेड ऑड एन और ऑड जेड इवन एन न्यूक्लियाई के लिए। यानी कि ये जो मेथड है ये इवन के लिए नहीं है, ये मेथड ऑड के लिए नहीं है। ये मेथड केवल इवन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से केवल एक ऑड हो उसके लिए ये मेथड है। क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया कि सेल मॉडल का ड्रॉबैक वो केवल ग्राउंड स्टेट बता पाता है, लेकिन फिर भी हम इवन ऑड न्यूक्लियाई के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम 2041 या SC 2141। तो अब इन दोनों के लिए स्पिन पैरिटी सेम आएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन भले एक्सचेंज हो रहे हो, भले इसमें इंटरचेंज हो रहे हो, लेकिन स्पिन पैरिटी सेम आएगी। तो इन दोनों में से हम अगर इन दोनों को हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखें, कैल्शियम के लिए Z = 20 है और N = 21 है, जबकि SC के लिए Z = 21 है और N = 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखें तो क्या आएगा, और फिर हम ये देखना चाहेंगे कि हम थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच करा सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम देखें कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम की का जो स्पिन पैरिटी है ग्राउंड स्टेट वो 7/2 माइनस आती है और SC की भी 7/2 माइनस। यहाँ पे हम एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी आप सेल मॉडल से नहीं निकाल पाओगे, तो ये केवल आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिखा रहे हैं। हमें केवल फोकस करना है स्पिन पैरिटी पे। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 3/2 माइनस, इसका भी 3/2 माइनस है, उसका मैग्नीट्यूड भले डिफरेंस हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन स्पिन पैरिटी आपकी सेम है। तो ये हमने ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमने स्पिन पैरिटीज लिख दी है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अब देखो हमें क्या करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं एग्जाम्पल कैल्शियम पे लेता हूँ। दोनों के लिए मेथड सेम है। तो कैल्शियम के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो कैल्शियम के लिए सबसे पहले कैल्शियम में क्या है, ऑड क्या है कैल्शियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम को फिल करेंगे तो कैल्शियम के लिए आप क्या फिल करोगे, 1s ½ इसमें आपने 2 प्रोटॉन फिल किए और 2 न्यूट्रॉन फिल किए। उसके बाद 1p 3/2 इसमें आपने 4 प्रोटॉन फिल किए और 4 न्यूट्रॉन फिल किए। उसके बाद 1p½ यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसके बाद है 1d 5/2 इसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद है ये अल्टरनेट हो जाएगा 2s½ 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। उसके बाद है 1d 3/2 4 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन। तो आपने 20 प्रोटॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, अब जो 21st जो न्यूट्रॉन है 1f7/2, तो 21st आपका यहाँ पे आ गया। नहीं 3/2 प्लस है, 3/2 प्लस, ये दोनों सेम है, 3/2 प्लस है। ठीक है, दोनों के लिए सेम वैल्यूज हैं। तो इनमें से हम किसी एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, यही मेथड दूसरे के लिए भी होगा और यही मेथड किसी और न्यूक्लियाई के लिए भी होगा। तो यहाँ पे अभी तक आपने क्या किया, तो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम बात करें, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन पैरिटी की वैल्यू क्या गई, 7/2 माइनस।
ठीक है। तो ये तो आपको करना आता है कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए आप कैसे करोगे। ऑड वाला जो आपका न्यूक्लियन है उसके करस्पॉन्डिंग आपका 7/2 माइनस आंसर आ गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो फुल्ली फिल्ड है। अब अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें जो चेंज होगा वो न्यूट्रॉन्स में हो जाएगा, प्रोटॉन विल रिमेन सेम। तो न्यूट्रॉन में क्या होगा, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला न्यूट्रॉन है 1f वाला, वो एक्साइट होकर जस्ट अपर वाले में पहुंच जाएगा। तो ये एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा। तो इससे अगला 1f के बाद क्या है, 1f के बाद अल्टरनेट है 2p 3/2। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन आ जाएगा। ऐसा आपको हर एक न्यूक्लियर के लिए करना है। इसमें आप पूछ रहे हो, रिंकू जी पूछ रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 4 6 कैसे फिल कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता तो दिया है कि जो जे की वैल्यूज हैं, जो यहाँ पे जैसे इसमें जे की वैल्यू 3/2 है, तो आप कितने न्यूक्लियन फिल करोगे, 2j + 1। जितना भी जे की वैल्यू है उसमें जे 2 की मल्टीप्लाई करो +1 कर दो। तो अब तक हम यही तो कर रहे हैं। बस मैंने यहाँ पे 1p 3/2 के यहाँ पे 4 नहीं लिखा, लेकिन 4 फिल कर दिए हैं क्योंकि 2j + 1 की वैल्यू 4 है। इसी तरह से आप हर एक रो में 2j + 1 कर रहे हो फिल, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेटली फिल करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेट आपको समझ में आ गई। जो भी ग्राउंड स्टेट से उससे जस्ट ऊपर वाला जो है लेवल, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इसका आंसर हो गया जेपी की वैल्यू हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 3/2 माइनस। ठीक है। तो आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी जो आपके फुल्ली फिल्ड प्रोटॉन्स हैं उन्हें आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो न्यूट्रॉन में क्या चेंज आएगा, अब यहाँ पे देखो, फोकस करना। और ये ध्यान रखना, हम चेंज किस में कर रहे हैं, हम चेंज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं करेंगे, हम चेंज ग्राउंड स्टेट में करेंगे। ठीक है। इसे ऐसे मानिए कि आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। अगर हम एटॉमिक में बात करें तो हाइड्रोजन एटम के n=1 में ये ग्राउंड स्टेट आपका इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट आपका लेवल है। अगर आपको यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करना है तो आप यहाँ से एक्साइट करते हो, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और एटॉमिक में सेकंड कैसे करते हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कैसे करते हो, तो वो आप ग्राउंड से ही करते हो, आप ग्राउंड से ही यहाँ पे करते हो, दिस इज योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को नहीं एक्साइट करते, ग्राउंड को ही एक्साइट करते हो कि दैट दिस इज योर सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें अब चेंज नहीं करना है, आपको ग्राउंड स्टेट में ही चेंज करना है कि ग्राउंड स्टेट में आप क्या कर सकते हो चेंज। ठीक है। तो अब ग्राउंड स्टेट वाले कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे कि जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो आपके 1f में तो एक न्यूट्रॉन है, और 1d 3/2 में आपके 4 न्यूट्रॉन थे, तो यहां से एक न्यूट्रॉन यहां चला जाएगा, 1d 3/2 में से एक न्यूट्रॉन 1f 7/2 में आ जाएगा, और 1f 7/2 को तो बना देगा पेयर, और यहां पे बना देगा ये अनपेयर्ड। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो 1f वाला न्यूट्रॉन है वो यहाँ से 1f वाला जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, वो यहाँ से 2p 3/2 2p हाफ g सब में जा सकता है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा नहीं चाहिए। हो सकता है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो, लेकिन वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं है। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है जहां पे आपने 1f 7/2 को पेयर बना दिया, और उससे जो सेकंड लास्ट जो आपके जो 4 न्यूट्रॉन्स थे 1d 3/2 में, वो अपने आप को उन्होंने अनपेयर्ड बना दिया। तो अब जो आंसर आएगा वो अनपेयर्ड इस वाले के हिसाब से आएगा, जिसका आंसर होगा 3/2 प्लस। तो आगे से आपको क्या करना है यही ध्यान रखना है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन ये निकला, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन ये निकला कि जो भी आपका ग्राउंड स्टेट वाला हो, तो ग्राउंड स्टेट आपको निकालना आता है, जो भी ग्राउंड स्टेट हो उससे जस्ट ऊपर वाला तो फर्स्ट, उससे जस्ट नीचे वाला सेकंड। ठीक है। आगे से आपको ये करना है कि जो ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने निकाला, वो वाला उससे जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट, और उससे जस्ट नीचे वाला सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपका हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वाला जो रिजल्ट है वो आपको निकालना नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट की 7/2 माइनस आई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3/2 माइनस, और सेकंड की 3/2 प्लस। उसी को हम बाय द हेल्प ऑफ सेल मॉडल या एक तरह से जो हमारे सीक्वेंस जो हमने याद कर रखी है उससे हमने किया। ठीक है। तो आपको समझ में आया, ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट, उससे जस्ट नीचे वाला सेकंड, बस यही याद करना है। अब आगे से एग्जाम में अगर आता है तो आपको ही करना है, और इसमें एग्जाम में केवल अभी तक एक बार आया है, और अभी आपने कल बताया कि गेट 2021 में भी आया है, तो उसको भी देख लेंगे जब पेपर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमने ये कहा कि जो 1f 7/2 है उससे जो नीचे वाला जो फुल्ली फिल्ड है 1d 3/2, उसका एक न्यूट्रॉन
ऊपर चला जाता है और 1f 7/2 को पेयर बना देता है और 1d 3/2 में एक अनपेयर बन जाता है। इतना करना है आपको। अब आप पूछोगे थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, तो वो इतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये सेल मॉडल नहीं बता पा रहा है। थर्ड वाला और कठिन होगा, फोर्थ वाला और कठिन होगा, इसीलिए आप आगे मत बढ़ो। सेल मॉडल में ड्रॉबैक है, सेल मॉडल में केवल ग्राउंड स्टेट बता पाता है, लेकिन फिर भी अगर अगर सेकंड एक्साइड स्टेट आता है, फर्स्ट आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और मैंने कहा कि ये केवल इवन ऑड या ऑड इवन के लिए होगा। अगर दोनों ऑड हो गए तो फिर हम नहीं बता सकते कि उन दोनों ऑड में से कौन सा एक्साइड होगा पहले। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप कह रहे हो तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, जहां पे हमें फर्स्ट एक्साइड स्टेट और सेकंड एक्साइड स्टेट चाहिए। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, अगर आपने लिख लिया हो तो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया ऑक्सीजन 870, इसके लिए आपको ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड एक्साइड स्टेट का आंसर चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे z इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 9 है, तो आप 9 के लिए फिल करोगे। तो आपका 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए हो जाएगा 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ। फिर तो आपने अभी तक दो रो एक्सपेंड करी है। ठीक है, उसके बाद आएगा 1d 5/2, इसमें हो गया 1। तो आपका ग्राउंड स्टेट का तो आंसर आ गया jp इक्वल टू 5/2 प्लस, ये हो गया ग्राउंड स्टेट के। अब अगर आपको फर्स्ट एक्साइड स्टेट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, तो फर्स्ट एक्साइड स्टेट में क्या होगा, जो आपका 1d 5/2 वाला जो आपका लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है, वो आपका नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। तो नेक्स्ट वाला का मतलब, तो 1d 5/2 के बाद आपका अल्टरनेट है 2s हाफ, यहां पे आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट एक्साइड स्टेट का आंसर हो जाएगा हाफ प्लस उसे जस्ट नेक्स्ट। अगर आप सेकंड एक्साइड स्टेट की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, तो आप ग्राउंड स्टेट में चेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकंड एक्साइड में क्या होगा, 1p हाफ और 1d 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1p हाफ वाला था उसमें एक रह जाएगा, एक आपका न्यूट्रॉन यहाँ जाके इसको पेयर बना देगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पेयर और ये हो गया आपका अनपेयर। तो सेकंड वाला जो है वो उसका आंसर जाएगा हाफ माइनस। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन वही निकला जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका ग्राउंड स्टेट आया है उससे नेक्स्ट वाला फर्स्ट और उससे पहले वाला सेकंड। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, और आपको एग्जाम में ऑड ऑड और इवन इवन का नहीं आएगा। ठीक है, मतलब नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके लिए कोई मेथड नहीं है। ठीक है, केवल इवन ऑड या ऑड इवन के लिए आ सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको वाला क्वेश्चन करा दूं जो आपके नेट में पूछा गया है एक्साइड स्टेट का। तो वो है पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पेज 25, क्वेश्चन नंबर 13। आपकी बुकलेट में देखो इस वाले क्वेश्चन को, और इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है द स्पिन पैरिटी असाइनमेंट्स फॉर द ग्राउंड, आपसे पूछा है ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइड स्टेट, किसके लिए, ऑफ द आइसोटोप निकल 2857 इन द सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल आर। ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालना है। आप लोग आंसर बताओ कितना आएगा। बुकलेट में आपके ऑप्शंस हैं, और अगर ऑप्शंस आप नहीं भी हो तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे z इक्वल टू 28 है और n आपका है यानी कि 29। ठीक है, तो 29 को आप फिल करोगे। तो 29 को फिल करने के लिए मैंने आपसे जो कहा था कि जो आप 1f वाली रो है उसे एक्सपेंड कर दो। 1s 1p 1d 1f 2s 2p। तो आप 1f वाली रो को एक्सपेंड कर दो, तो 1f 7/2 जब करोगे आप तो आपका 28 आता है मैजिक नंबर। और ये वाली लाइन जो है अल्टरनेट है, थर्ड एंड फोर्थ अल्टरनेट। इसके बाद आएगा 2p 3/2। तो 29 करने के लिए आपने यहाँ फिल कर दिया, तो इसका आंसर आ गया jp इक्वल टू 3/2 माइनस फॉर ग्राउंड स्टेट। ये हो गया ग्राउंड स्टेट के।
अब आपको जो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3/2 माइनस केवल डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर हो जाएगा, और किसी में 3/2 है नहीं। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करोगे, तो उसके लिए क्या जाएगा, तो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो 2p 3/2 है, उसका जो न्यूट्रॉन है वो नेक्स्ट में चला जाएगा, और नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये अल्टरनेट है, तो वापस आपका f आएगा 1f 5/2, तो आपका 2p 3/2 में से यहाँ जाएगा, तो आप अब आपका अनपेयर्ड 5/2 में आ गया, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 5/2 माइनस, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। अब मुझे आपको क्या कराना है कि सेल मॉडल में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि जो सेल मॉडल है वैसे तो स्पिन पैरिटी सभी के लिए सही दे देता है, पर कुछ न्यूक्लियाई के लिए स्पिन पैरिटी एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं करती है, और उन्हीं को हम एक्सेप्शन कह रहे हैं, या हम कह रहे हैं डिस्क्रिपेंसी। आपके सेल मॉडल में डिस्क्रिपेंसी है, हालांकि उसकी जो एग्जाम्पल है बहुत सारी हैं, पर हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखेंगे, और आगे से उन्हें याद भी कर सकते हैं, याद भी करना मतलब याद रखना कि अगर उनमें से आपको क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें लिख पाओ। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अच्छा सेकंड, अगर सेकंड एक्साइटेड पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में उससे पहले वाला जाएगा, ठीक है, अगर पूछा जाए तो सेकंड के वही मेथड है। अब आप क्या करोगे, एक टेबल बनानी है हमें डिस्क्रिपेंसीज की। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो डिस्क्रिपेंसीज या एक्सेप्शंस इन सेल मॉडल। यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यूक्लियाई, उसके बाद यहाँ पे जेपी की वैल्यूज बाय द हेल्प ऑफ सेल मॉडल, और लास्ट में हम लिख रहे हैं जेपी की वैल्यूज जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है, और इनमें सेल मॉडल वाली वैल्यू से मैच नहीं करती। तो सबसे पहला हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो है AS7533, इसमें Z इक्वल टू 33 है, और इसी के साथ है निकिल 6128, यहाँ पे N इक्वल टू 33। अभी आपने इससे पहले अभी नेट वाले क्वेश्चन किया था, वो निकिल का ही था, लेकिन उसमें निकिल कितना था, शायद 58 था, तो 50 निकिल 58 एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन निकिल 61 एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल निकिल को याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि निकिल का कौन सा आइसोटोप जो है वो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे 61 वाला एक्सेप्शन है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप 33 फिल कर रहे हो, इसका कोई और आइसोटोप एक्सेप्शन नहीं होगा। तो अगर हम 33 के लिए बात करें तो सेल मॉडल से जो रिजल्ट आता है इन दोनों ही न्यूक्लियाई के लिए कितना आएगा, तो सेल मॉडल से तो अगर आप फिल करोगे 33 को, तो ये आएगा 5/2 माइनस 5/2 माइनस आएगा बाय द हेल्प ऑफ सेल मॉडल, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे मैच नहीं करती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 3/2 माइनस, और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम इसे याद कर पाए ये 3/2 माइनस कैसे आया, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आप नेट पे देख सकते हो, वो जो है उसमें क्या क्या उन्होंने यूज किया उस पर हम यहाँ पे फोकस नहीं करें, उसमें कौन कौन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो है कौन से उन्होंने एक तरह से एपरेटस यूज किए हैं उस पर हम नहीं जा रहे, या वो कैसे निकाल सकते, ठीक है। हम यहाँ पे फिलहाल थ्योरेटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग करें या जो भी करें, किस तरह से उन्होंने जो है निकाला, क्योंकि जो भी यहाँ पे हमारे पास मेथड है, चाहे वो एलएस कपलिंग का हो, चाहे वो यहाँ पे हम सेल मॉडल का, वो सब थ्योरेटिकल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है, तो वो जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह उन सबको इन्वॉल्व करके निकालते हैं, तो उनका उस पर हम नहीं जा रहे स्कैटरिंग वगैरह, ठीक है, तो उस पर आप छोड़ो, या बाई चांस आप मान लो इंटरव्यू के लिए बात करना चाह रहे हो कि इंटरव्यू में पूछने कैसे करें, अल्टीमेटली उसके लिए आप नेट पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा 3/2 माइनस हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं कि 3/2 माइनस कैसे आया होगा,
ठीक है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट सभी के लिए नहीं हो जाएगा, तो इसमें कोई मेथड नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 3/2 माइनस ऐसे आ रहा होगा कि 1f 7/2 तो फुल्ली फिल्ड है ही, लेकिन जो 2p 3/2 है, इसमें से एक न्यूक्लियाई f में चला गया होगा, f को पेयर बना दिया, और 3/2 अपने आप को 3/2 ने अनपेयर कर दिया, तो ऐसे यहाँ पे 3/2 आ रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन सेल मॉडल में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये मेथड सभी के लग जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। और इसमें जो है, जैसे अभी आपने कहा नॉर्डिंग जो भी है कंटेमिनेशन रूल, फिर हमने कहा कि वो रूल सभी पे नहीं लग पाते हैं, ठीक है, किसी में कुछ लगता है, किसी में कुछ लगता है, तो उन रूल को हम याद ना करके सीधा इन्हें याद कर लेते हैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन वाले केस आपके एग्जाम में कम ही आते हैं, एक दो बार ही आया है, तो उसके लिए हम इन्हें याद कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है F919 यानी कि फ्लोरीन 19। फ्लोरीन 19 एक्सेप्शन है, बट फ्लोरीन 18 या 17 मतलब और जो है वो नहीं है, तो आप यहाँ पे बल्कि फ्लोरीन 18 भी एक्सेप्शन है, 17 नहीं है, तो फ्लोरीन 19 भी और फ्लोरीन 18 ये दोनों एक्सेप्शन है। तो ये अभी हो गया आपका फर्स्ट न्यूक्लियाइड। अब हम इस पे आते हैं। अगर आप इसको सेल मॉडल से निकालोगे तो ये अपने आप निकाल लेना, ये आएगा आपका 5/2 प्लस, ठीक है, इस पर ये आएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल से निकालोगे तो ये आता है हाफ प्लस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन 918, ये भी एक्सेप्शन है, और ये ऑड न्यूक्लियाई है, तो ऑड के लिए आप नॉर्दिंग रूल यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि नॉर्दिंग रूल जब करोगे तो यहाँ पे जब हम 9 फिल करोगे तो 9 के लिए क्या करोगे, 9 के लिए आप कहोगे 1s हाफ 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 2 और 1d 5/2 1। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए ही ये होगा, तो दोनों के लिए Jp की वैल्यू 5/2 आएगी, Jn की वैल्यू 5/2 आएगी, और दोनों के लिए Lp और Ln की वैल्यू आपकी 2 आएगी। और यहाँ से जब आप इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आती है 9, ठीक है, 9 आती है, यानी ऑड आती है। अगर ये ऑड आती है तो J की वैल्यू हो जाएगी Jp प्लस Jn यानी कि 5, ठीक है। और पैरिटी आती है आपकी -1 Ln प्लस Lp यानी कि -1 4, यानी कि आती है +1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 5 प्लस आएगा सेल मॉडल से, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे मैच नहीं करती है, तो वो कितनी आएगी, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि वैल्यू कितनी आ सकती है, वैल्यू 5/2 -5/2 से 5/2 प्लस 5/2, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, यानी कि Jp माइनस Jn का मॉड से लेके Jp प्लस Jn के मॉड तक, तो 0 से लेके 5 तक कोई एक वैल्यू आएगी। तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अभी तक हमने जितने भी ऑड न्यूक्लियाई पढ़े हैं, चाहे वो ड्यूट्रॉन हो 1h2 उसका भी 1 प्लस, चाहे अभी हमने आज किया था नाइट्रोजन 714 उसका भी 1 प्लस, और हमने तीसरा किया आज फ्लोरीन 918 ये एक्सेप्शन है, इसका भी 1 प्लस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब और जो एक्सेप्शन है उन्हें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेल मॉडल से जो भी निकलता है आप निकाल लेना। अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि सेल मॉडल की वैल्यू ये, एक्सपेरिमेंटल ये। तो अब के बाद नंबर 4 है आपका लिथियम 36। लिथियम 36 भी आपका और न्यूक्लियाई है। इसमें भी अगर आप नॉर्दिम रूल लगाओगे तो नॉर्दिम रूल से आपका आता है 3+। एग्जाम में दोनों आंसर नहीं रहने चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंटल वाला आंसर लिखना है अगर दोनों भी है तो, ठीक है। तो 3/2 3+ तो आता है आपका नॉर्दिम रूल से, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी आपकी 1+। तो आपको 1+ याद रखना है। और इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बीटा डीके में हमें लिथियम 6 का बीटा डीके सिलेक्शन रूल में हमें ये जरूरत पड़ेगी, तो इसको याद रखना है, इसका 1+ होता है। उसके बाद नंबर 5 है सोडियम 1123। तो सोडियम का ये वाला आइसोटोप जो है ये एक्सेप्शन है, तो अगर आपको 11 फिल करना है नहीं, सभी और का 1+ नहीं होगा, वो मैंने कहा कि याद कर लो कि यहाँ तक 1+, सभी और का 1+ नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि अब तक जो हमने 3 किए हैं वो 1+ है, तो इसका 1+ आएगा एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम में अगर आप सेल मॉडल से करोगे तो 5/2 प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे आता है 3/2 प्लस। उसके बाद नंबर 6 है Mn5525। यहाँ पे Z = 25 है, तो इसमें आएगा
7/2 माइनस 7/2 आपको पता है 1f 7/2 में 28 फिल होता है, 25 के लिए भी 7/2 माइनस, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है 5/2 प्लस। उसके बाद नंबर 7 है SE7934। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 45 है। 45 को फिल करोगे तो आपको पता है कि 1G 9/2 में अगर 10 फिल करते हैं तो 50 आता है, अगर 5 फिल करेंगे तो 9/2 प्लस आता है सेल मॉडल से, लेकिन इसका एक्सेप्शन हो गया 7/2 प्लस। उसके बाद नंबर 8 है SR8938। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 51 होते हैं, तो आपको पता है कि 1G 9/2 में जब आप 10 फिल करते हो तो 50 आता है, और इसमें सीक्वेंस में चलेंगे तो 1G 7/2 1 करेंगे तो 51 होगा। तो सेल मॉडल का जो वैल्यू है वो तो है 7/2 प्लस, लेकिन एक्सेप्शन है तो उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 प्लस। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जो ये वाला जो न्यूक्लियाई है, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन था, ये नेट में पूछा गया है एक्सेप्शन। अभी तक केवल यही पूछा गया है, इसके अलावा एक्सेप्शन एक बार और अभी डायपोल मोमेंट निकालने के लिए अभी जो नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया उसमें मैं डायपोल मोमेंट कर लूंगा तो बताऊंगा आपको, उसमें भी एक एक्सेप्शन वाला न्यूक्लियाई दिया था जिसमें डायपोल मोमेंट पूछा था। तो ये वाला एक्सेप्शन है, इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं से करेक्ट करता हूँ, ये n = 3 है, ये n = 3। तो नंबर 4 पे लिथियम में n = 3 Z = 2। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है आपके पास, अभी तक कितना किया था हमने 8। नंबर 9 है TA 73 181। तो अगर 73 फिल करना है तो आपको मैंने क्या कहा था, इसमें 6 में पैरिटी दोनों की सेम आ रही है, 6 में दोनों की पैरिटी सेम है, प्लस प्लस, अच्छा माइनस, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पैरिटी सेम रहेगी। 7/2 यहाँ पे माइनस, एक मिनट में देख लो जरा, 7/2 नहीं, ये 5/2 माइनस है, 5/2 माइनस है, 6 में 5/2 माइनस है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसकी माइनस है तो इसकी माइनस होगी, चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन है, ये 5/2 माइनस आएगी। इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा न्यूक्लियर जिसमें पैरिटी अपोजिट है, फिलहाल यहाँ पे सेम है 5/2 माइनस 7/2 माइनस। नंबर 6 Mn। उसके बाद नंबर 9 इसमें 73। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 1H 11/2 में 12 फिल कर दोगे तो 82 आता है, 12 फिल करने पे 82 आता है, अगर 1 फिल करोगे तो 70 बनाएगा, 3 फिल करने पे 73 आएगा। तो 11/2 माइनस तो सेल मॉडल से आंसर आता है, और 7/2 माइनस आपका एक्सपेरिमेंटल आता है। उसके बाद नंबर 10 है TL 81203। यहाँ पे Z = 81 है, तो इसके लिए भी क्या आंसर आएगा, 1H 11/2 में 12 फिल करोगे तो 82 होता है, तो यहाँ पे 11 फिल कर दोगे तो आपका 81 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 11/2 माइनस। और यहाँ पे है 1/2 प्लस, देखो यहाँ पे चेंज आ गया पैरिटी में, 1/2 प्लस। वो मैंने आपसे, एक्सेप्शन की जो वैल्यूज है इन्हें आप सभी को एक बार रिवाइज करो, तो मतलब याद करने की कोशिश करो, फिर हो सकता है एक्सेप्शन आ जाए। और जो अभी आपने पूछा कि बीटा डीके, तो वो बीटा डीके में मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। मैंने कहा कि लिथियम 6 के लिए याद कर लो 1+, वो बीटा डीके में काम आएगा, बस इतना कहा। तो बीटा डीके में जब हम पढ़ेंगे तो मैं रिवाइज करा दूंगा, तो कि वो कहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पैरिटी चेंज हो गई है, 1/2 प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास है लेड। तो लेड का ये वाला आइसोटोप आपका एक्सेप्शन है, जहाँ पे हमने Z = 125 फिल किया। तो यहाँ पे 125 फिल करेंगे, तो 125 के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि 1I 13/2, अगर इसमें 14 फिल कर दिया तो 126 होता है, तो 13 फिल करोगे तो आपका 125 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 13/2 प्लस। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो आएगा 1/2 माइनस। इसे इन्हें समझाने के लिए आप ये कह सकते हो कि 1I 13/2 से पहले है 3p½ तो इसका जो एक है वो यहाँ जाके इसे 14 बना देगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका हाफ माइनस आता है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। उसके बाद लास्ट है आपका AM 24195। यहाँ पे Z = 95 है, तो 95 को कैसे करोगे आप, तो 95 को करने के लिए जो आपका 82 वाली लाइन है, हाँ यस ये N है, तो
ये n इक्वल टू 125। तो हमने क्या कहा कि जो 95 करने के लिए क्या करोगे, जो आपकी 82 वाली लाइन है 1h 11/2 को 12 कर देंगे तो 82 आता है, तो इस वाली लाइन को एक्सपेंड करोगे तो इसमें 95 आ जाएगा। और आपको ये भी देखना कि ये लाइन सीक्वेंस में है या अल्टरनेट है, तो ये लाइन सीक्वेंस में है, तो यहाँ पे आएगा 1h 9/2 10, ये कितना आ गया 92। तो 92 उसके बाद 95 करने के लिए 2f 7/2 3, तो ये हो गया 7/2 माइनस, इसका एक्सेप्शन है 5/2 माइनस। 5/2 माइनस को आप ऐसे कर सकते हो कि 2f 7/2 में से एक जो है प्रोटॉन यहाँ जाएगा 2f 5/2 में, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अलावा भी न्यूक्लियाई है पर आप केवल इन्हें याद करो, तो इसका आंसर तो ये जो है 12 याद कर लो आप, और इनके आंसर ये है। तो अगर एग्जाम में आता है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को आपको लिखना है। अब इसमें जो एक्सेप्शन आया था उस पर आते हैं हम, तो उसका है, मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर, ये पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 24 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो एक्सेप्शन है आपका एस आर, ये इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो है नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास दो न्यूक्लियाई है, एक तो है आपके पास एस बी 12551 और एक है एस आर 8938। तो इसमें जो 51 फिल, आपको दोनों में 51 फिल करना है, एस बी में आपके Z51 है और एस आर में आपके N51 है। तो जो एस बी वाला है वो तो आपका एक्सेप्शन नहीं है, उसका तो 51 के लिए आंसर जाएगा 7/2 प्लस, ठीक है, क्योंकि 1G 9/2 को फुल्ली फिल करते हो तो 50 आता है, 51 आ जाएगा 1G 7/2 में, ठीक है। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, पेज 24 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एस बी 51 125, यहाँ पे 51 फिल करोगे आप Z इक्वल टू 51, तो यहाँ पे जाएगा 1G 9/2 10, ये तो हो गया मैजिक नंबर 50, 51 के लिए 7/2, तो ये तो हो गया आपका 7/2 प्लस। लेकिन जो आपका एस आर है वो एक्सेप्शन है, तो इसका आ जाएगा 5/2 प्लस, ये एक्सेप्शन है, तो इसका आंसर हो गया सी इंस्टेड ऑफ डी, सी आ जाएगा, डी नहीं आएगा। और आप यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देख सकते हो, लिखा इसमें यही है अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वाला जो आंसर है वो आपने लगाया है, और आंसर की में भी इन्होंने सी ही दिया था, डी नहीं दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमने अभी तक बात करी स्पिन और पैरिटी। अब इसके अलावा और क्या हम निकाल सकते हैं सेल मॉडल से, तो अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक एंड मतलब कि मोमेंट्स, डायपोल मोमेंट और क्वार्टरपोल मोमेंट, अब हमें ये निकालना है, ठीक है, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसकी आप हेडिंग डालो, हेडिंग होगी मल्टीपोल, मल्टीपोल मोमेंट्स। इलेक्ट्रिक के लिए आप लिख रहे हो EL से, और मैग्नेटिक के लिए आप यूज कर रहे हो ML। यहाँ पे L जो है वो ऑर्डर है, L इज ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर L इक्वल टू 0 है तो उसे आप कह रहे हो मोनोपोल, L इक्वल टू 1 है डाइपोल, L इक्वल टू 2 क्वाड्रुपोल एटसेट्रा, L इक्वल टू 3 ऑक्टुपोल एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स होंगे वो तो आते हैं चार्ज की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और जो मैग्नेटिक आते हैं वो आते हैं करंट्स की वजह से। अगर चार्ज आपका करंट लूप बना रहा है तो उसमें सॉरी, अगर चार्ज आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है या रिवोल्यूशन कर रहा है तो उससे जो है करंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन्स सर्कुलर पाथ या कोई मोशन कर रहे हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग आपको करंट बन जाएंगे, तो करंट के करस्पॉन्डिंग आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये सब बातें तो आप ENT में पढ़ते हो, इनके फॉर्मुले आपको पता है, समेशन वाले फॉर्मुले अगर आपके चार्ज डिस्क्रीट हो, इंटीग्रल वाले फॉर्मुले अगर आपके चार्ज कंटीन्यूअस हो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक मोमेंट्स, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट्स। हाँ अच्छा, हाँ यस, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम क्या, हमें देखो मैं थोड़ा सा इसमें जो है
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पीएमटी पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप जो है सिर्फ ब्रीफली लिखना है हमें। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक multipole moment has a parity determined by behavior of multipole operator। ठीक है, तो मल्टीपल ऑपरेटर लेट्स से 5। आपको पता है पैरिटी फॉर इलेक्ट्रिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक मोमेंट का तो आपको पता है -1 की पावर L होता है, और हम एटॉमिक में भी ये यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैरिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो वो फॉर्मूला ये ना हो कि इसमें ये होता है -1/L+1। ठीक है, तो पैरिटी फॉर इलेक्ट्रिक मोमेंट इज -1/L एंड फॉर मैग्नेटिक -1/L+1। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, तो आपका कोई भी मोमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, इसके लिए आप जो है इंटीग्रल लिखोगे, इंटीग्रल सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आपका सिस्टम है, उसका कुछ वेव फंक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग आप जो है डिफरेंट मोमेंट्स के लिए इंटीग्रल सॉल्व करते हो। अगर वो इंटीग्रल 0 हो गया तो वो मोमेंट वैनिश हो जाएगा, वो मोमेंट पॉसिबल नहीं होगा। और अगर वो इंटीग्रल नॉन जीरो हुआ तो हम कहेंगे कि दैट मोमेंट इज पॉसिबल। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, a multipole moment vanishes if अगर सिस्टम का वेव फंक्शन साई है तो उसके साथ ऑपरेटर आपने मल्टीपोल ऑपरेटर फाई यूज किया इनटू साई डीवी या डी। अगर ये इंटीग्रल 0 हो जाता है तो वो वाला मोमेंट, चाहे इलेक्ट्रिक वाला हो चाहे मैग्नेटिक वाला हो, वो वाला मोमेंट वैनिश हो जाएगा, यानी वो वाला मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर ये नॉन जीरो होता है, a multipole moment is possible if this integral is non-zero, minus infinite to infinite psi star phi psi dv is non-zero। ठीक है, तो जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब आपका इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रैंड है साई स्टार फाई साई, जब ये ऑड फंक्शन हो। जब ये ऑड फंक्शन हो जाएगा तो आपका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लिमिट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। ठीक है, और ये नॉन जीरो तब होगा जब ये इनकी वैल्यू इवन फंक्शन होगी, क्योंकि लिमिट आपकी माइनस प्लस बराबर है। तो आपको पता है कि ऑड फंक्शन में ये 0 हो जाएगा, और इवन फंक्शन में क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने अभी तक ये किया। तो इंटीग्रल आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे पैरिटी जो हमने पैरिटी का फॉर्मूला यूज किया उसका यूज करना है, और हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोमेंट्स पॉसिबल है और कौन से वैनिश या 0 हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हियर साई इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, आर कह लो या एक तरह से कहो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो साई एक ऐसा फंक्शन है जो, जैसे मानो डाइपोल है आपका, तो डाइपोल के लिए क्या होगा, अगर मानो डाइपोल है तो डाइपोल के लिए डाइपोल क्या आता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर क्वाड्रुपोल है तो वो क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो वेव फंक्शन है ये केवल आर की पावर्स पे डिपेंड करता है, और इसलिए ये जो तीनों वेव फंक्शन है आपके साई स्टार फाई साई, ये तीनों मल्टीप्लिकेटिव है। मतलब कि इस पे जो है ऑपरेशन मतलब ऑपरेटर नहीं होगा, आपका ये वाला ऑपरेटर भी मल्टीप्लिकेटिव है, सिंपल मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है। ये आपका फंक्शन ऑफ, बल्कि हम इसी की बात करना चाह रहे हैं, फंक्शन ऑफ आर होगा। साई भले डिफरेंट हो जाए पर ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव है। तो इससे क्या होगा कि आपको केवल पैरिटीज का प्रोडक्ट करना है, फंक्शन ऑफ आर। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे, अगर ऐसा है तो साई स्टार साई इज ऑलवेज इवन फंक्शन। अगर मल्टीप्लिकेटिव है और साई और जो ऑपरेटर आपको वो ऑपरेट नहीं करेगा, तो साई स्टार साई हमेशा इवन फंक्शन होगा। अगर वो ऑड भी होगा तो ऑड इनटू ऑड इज इवन, उसे कंजुगेट की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा इवन फंक्शन आएगा। इसका मतलब आपका इंटीग्रल 0 है नॉन जीरो, डिपेंड करेगा केवल फाई पे।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटीग्रल वैनिसेस इफ फाई इज ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल आपका 0 हो जाएगा अगर फाई ऑड फंक्शन है, एंड इंटीग्रल इज नॉन जीरो इफ फाई इज इवन फंक्शन। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, तो हम कंक्लूजन में बढ़ रहे हैं, तो कंक्लूजन ये हो गया, फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए जो पैरिटी होगी फाई की, वो होगी -1 की पावर एल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के लिए आप क्या कहोगे, 10 फॉर इवन एल, फॉर इवन एल ई एल एग्जिस्ट, दैट इज ई नॉट E2 etc are non-zero, and E1 E3 etc are equal to 0। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक के लिए कौन कौन से आपके मल्टीपोल्स पॉसिबल हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल, क्वाड्रुपोल etc आर पॉसिबल। यानी कहने का मतलब यह है, जब आप सेल मॉडल से निकालोगे क्वाड्रुपोल मोमेंट, तो आप कौन सा निकालते हो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। आप मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल मोमेंट नहीं निकालते हो, क्योंकि मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 होगा। बल्कि मैग्नेटिक पे तो हम आएंगे, अभी मैग्नेटिक पे आएंगे, उस पर 0 दिखेगा। हम फिलहाल इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालते हो आप, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब यही हम कर रहे हैं मैग्नेटिक के लिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप इसे साथ साथ लिखते रहो। अब हमने कहा कि फॉर मैग्नेटिक मल्टीपोल्स, जिसके लिए पैरिटी है आपकी -1⁻L+1, तो इस पैरिटी को अगर इवन बनाना है, इस पैरिटी को अगर इवन बनाना है, तो यहाँ पे L की वैल्यू ऑड होगी। तो हमने यहाँ पे कहा 10 फॉर ऑड L ML एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास M0 M2 अब की बार ये वाले 0 होंगे, और M1 M3 etc ये होंगे नॉन जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक ऑक्टोपोल etc एग्जिस्ट। E1 E3 E0 E2 E1 E3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेल मॉडल में आप क्या निकालते हो, आप निकालोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम ये निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो अब इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, क्योंकि क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालना आसान है एज कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। इस पे आने से पहले एक क्वेश्चन करना है हमें, और वो है, उसको मैं पेज नंबर बता रहा हूं आपको। हाँ, पेज तो ये आप करो अपनी बुकलेट में, पेज 17 क्वेश्चन नंबर 2। ये है नेट दिसंबर 2013। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। लास्ट स्लाइड ये स्लाइड ये है, अगर किसी ने ना लिखा हो तो आप इसे लिख लो। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस XAZ। तो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं निकलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो गया C, इज ऑलवेज 0। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें करना है सेल मॉडल से इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट।
तो ये जो क्वाड्रुपल मोमेंट है ये क्या बताता है? ये बताता है आपका शेप ऑफ द न्यूक्लियस, कि वेदर योर न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और नॉट। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक quadrupole moment gives information about the shape of the nucleus। तो ये कैसे बताएगा? तो अब इसके लिए हमारे पास जो ईएमटी में फॉर्मूला आपने यूज किया, आप पहले तो वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ईएमटी में आप जो है पोटेंशियल एक्सपेंड करके रीजन के प्रॉब्लम में यूज करके आप जो है डिफरेंट पोटेंशियल्स यूज करते हो। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट z axis, quadrupole moment is given by q equal to 1 upon e integral 3z square minus r square into charge density d tau। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला आता है। दिस इज एवरेज ऑफ 3z square minus r square taken over charge density डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप ईएमटी में पढ़ते हो तो होता क्या है कि जो इसका क्वाड्रुपल मोमेंट की जो यूनिट आती है, यूनिट वो किसकी यूनिट आएगी? चार्ज इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर की, चार्ज इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये यूनिट आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसी यूनिट आ रही है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अगर आप यूनिट की बात करो तो ये तो है चार्ज अपॉन डेंसिटी इनटू ये है आपकी, सॉरी चार्ज अपॉन डेंसिटी लिख दिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये है आपका वॉल्यूम। और यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो किसकी है? डिस्टेंस के स्क्वायर की, यानी कि एरिया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, जो आप ईएमटी में पढ़ते हो वो तो यही है कि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल और आपका आंसर आना चाहिए चार्ज इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इतना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने 1 अपॉन ई से डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने 1 अपॉन ई से डिवाइड किया है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हो और वहां पे ज्यादातर आप क्रॉस सेक्शंस निकालते हो, और क्रॉस सेक्शंस का जो यूनिट होती है वो एरिया की होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा क्वाड्रुपल मोमेंट है उसका जो यूनिट है वो भी एरिया की आए, तो यहाँ भी यूनिट एरिया की आती है इंस्टेड ऑफ एरिया इनटू चार्ज। तो यहाँ पे हमने चार्ज से डिवाइड कर दिया, हमारी यूनिट एरिया की आई, क्योंकि क्रॉस सेक्शंस हम निकालते हैं इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? या तो मीटर स्क्वायर, या फिर क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रुपल मोमेंट आता है वो बहुत स्मॉल होता है, 10 की पावर -28 के ऑर्डर का होगा, तो हम एक डिफरेंट यूनिट यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यूनिट क्या होगी आपकी, वो लिख रहे हैं। तो यूनिट होगी आपकी मीटर स्क्वायर, या जो यहाँ पे जो यूनिट फेमस है वो है बार्न, वेयर 1 बार्न इज इक्वल टू 10 to power -28 मीटर स्क्वायर। तो आप 10 to power -28 को एक बार्न के बराबर लिख दोगे। तो हमारे जो आंसर्स होते हैं वो बार्न में आते हैं, तो आपको इसी में जो कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन आपको काम आएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम शेप की बात करते हैं कि ये शेप कैसे बताएगा, ठीक है। तो जब हमने क्वाड्रुपल मोमेंट को ये लिखा 1 अपॉन ई इंटीग्रल 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू रो आर डी टॉ। तो यहाँ पे अगर हमारा न्यूक्लियाई स्फेरिकल है, फॉर स्फेरिकल न्यूक्लियाई, तो स्फेरिकल न्यूक्लियाई कैसा होगा? तो स्फेरिकल न्यूक्लियाई के लिए जो आपका r स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है कि r स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर स्फेरिकल होगा तो x स्क्वायर, एक मिनट मैं जो है
या सिंपल आप ये कह दो कि अगर स्फेरिकल होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, तो योर इंटीग्रल विल बी 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि योर क्वाड्रुपल मोमेंट विल बी 0 फॉर स्फेरिकल शेप या स्फेरिकल न्यूक्लियर। तो अगर आपका स्फेरिकल शेप है तो क्वाड्रुपल मोमेंट 0 होगा, अगर स्फेरिकल शेप नहीं है तो क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका प्रोलेट इलिप्सॉइड, यानी कि ये इलेप्टिकल आ जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर में, उसे हम कहते हैं इलिप्सॉइड। तो अल्टीमेटली आपने कहा कि अगर क्वाड्रुपल मोमेंट पॉजिटिव है तो उस शेप को आप कहते हो प्रोलेट। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आपका जेड स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आर स्क्वायर से ज्यादा होगी, या एक तरह से कह सकते हो 3z स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोलेट की जो शेप होती है वो आएगी आपकी इस तरह से, यानी कि अगर ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलोंग इलोंगेट हो जाएगा, ये आपका प्रोलेट है। और अब अगर आपका ऑब्लेट है शेप तो उसके लिए क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी और आप कह सकते हो कि जेड स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1/3 आर स्क्वायर आएगी, और इसकी शेप आती है जेड के परपेंडिकुलरली इलोंगेट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल आपकी शेप है, और ये 3 डायमेंशनल शेप है, यानी कि ये आपका 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, तो ये अभी हमने ओवरऑल क्वाड्रुपल मोमेंट की बात करी। अब यहाँ पे हम जो सेल मॉडल से का फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है वो तो ईएमटी वाला फॉर्मूला है, ये सेल मॉडल वाला फॉर्मूला नहीं है। सेल मॉडल का जो फॉर्मूला होगा वो न्यूक्लियर स्पिन पे डिपेंड करेगा, जो आपने जे अभी तक निकाला है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वाड्रुपल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन को आप जे से भी नोट कर लेते हो और आई से भी नोट कर लेते हो। आई से इसलिए कि अगर आपको जैसे आपने एटॉमिक में आई पढ़ा होगा, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में, हाइपरफाइन में या पढ़ लोगे, हाइपरफाइन में जो है न्यूक्लियर स्पिन इन्वॉल्व होती है। हाँ, आप एक्स की तरह कह सकते हो, एक्स की शेप है, पर दोनों में फर्क यह है कि दोनों की शेप एक्स की तरह की है, पर एक में जेड के अलोंग इलोंगेट हो गया, एक में जेड के परपेंडिकुलर इलोंगेट हुआ है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, बस इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो हमने कहा कि फॉर ऑड न्यूक्लियन, और उसमें भी हमने कहा सिंगल पार्टिकल। अब ये ध्यान रखना, अब जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सिंगल पार्टिकल के लिए है, यानी कि अगर लास्ट में आपके 3 है, मान लो यहाँ पे p 3/2 है और इसमें 1 है, इसी को आप सिंगल पार्टिकल कह रहे हो। अगर इसमें 3/2 में या 5/2 की बात करते हैं, 5/2 में अगर 1 है तो इसको सिंगल पार्टिकल कह रहे हो। लेकिन अगर 5/2 में, पहली बात तो p में 5/2 होता नहीं, d लिख लेते हैं इसे, d 5/2। अगर d 5/2 में 1 है तो उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन 1d 5/2 में अगर 3 है जो कि ऑड है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं है। तो अभी हम सिंगल की बात करेंगे, फिर हम सिंगल से ज्यादा की बात करेंगे। तो सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होगा? अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई, लास्ट स्लाइड में एक चीज रह गई है, वो क्या है कि क्वाड्रुपल मोमेंट कब 0 होगा। नहीं, चलो यही कर लेंगे क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्वाड्रुपल मोमेंट फॉर सिंगल पार्टिकल, एसपी का मतलब सिंगल पार्टिकल है। फॉर्मूला आएगा -3/5 2j - 1 अपॉन 2j + 2 इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, और ये विद माइनस साइन है। यानी अगर आपके पास लास्ट न्यूट्रॉन या लास्ट जो आपका न्यूक्लियन है वो सिंगल है तो आपका जो क्यू आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, जहां पे जे की वैल्यू तो आप निकाल लोगे इस न्यूक्लियर स्पिन से फॉर ग्राउंड स्टेट, और रेडियस जो है आपका वेयर r = r0 a⁻⁴ ये आपकी रेडियस की वैल्यू है। ठीक है, और आपको पता है कि जो r0 है उसकी वैल्यू या तो गिवन होगी, आपको पता है कितने किस ऑर्डर की होती है, 1.2 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, मीटर में बात करें, मीटर में। तो अगर आपको इस फॉर्मूले को अगर आपको बाउंड में निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे? तो जब आप यहाँ पे r का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे r का स्क्वायर करने के लिए 10⁻⁻30 आ जाएगा, क्योंकि r0 में -15 है। तो इस -30 में से -28 को अलग लिख लेना। तो जो -28 आपने अलग कर लिया, ठीक है, इसके अलावा जो बचा दैट विल बी इन बार। ठीक है, क्योंकि -28 जो ये है ये तो मीटर स्क्वायर में आएगा, इसके अलावा जो भी बचेगा दैट विल बी इन बार। तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, एक ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2j - 1 अपॉन 2j + 2 इंटू
मीन स्क्वायर रेडियस। ठीक है, आपको पता है, ये हमने पहले प्रूव किया था कि जो मीन स्क्वायर रेडियस होता है, सिंस मीन स्क्वायर रेडियस इज इक्वल टू 3/5 आर स्क्वायर फॉर कांस्टेंट डेंसिटी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसके लिए ये हमने पहले ड्राइव किया था, जहां पे हमने कहा था कि रो आर इज इक्वल टू रो नॉट फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर नॉट, और जीरो हमने कहा था फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये आर नॉट में आर है। ठीक है, तो ऐसा हमने पहले प्रूव किया था। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मीन स्क्वायर रेडियस के टर्म्स में हमने लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लो क्वार्टर पोल मोमेंट निकल गया आपका, तो उससे आप मीन स्क्वायर रेडियस भी निकाल सकते हो, या क्वार्टर पोल मोमेंट दे रखा है तो मीन स्क्वायर रेडियस का रिलेशन है उसके साथ। तो अभी आपने बात करी सिंगल पार्टिकल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ जिसमें आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो आप फिल कर रहे हो वो ऑर्डर तो है पर एक से ज्यादा है, जैसे कि 3, 5, 7 एक्सेट्रा। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं फॉर न्यूक्लियॉन्स n greater than equal to 1 and less than equal to 2j। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन फिल कर रहे हो तो आप कहां तक फिल करोगे? 2j तक। मैक्सिमम कितने? यहाँ पे n है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिल्ड, n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिल्ड। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है? ऑड आनी चाहिए, 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। n इवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि अगर इवन होगा तो इवन के लिए नहीं है, इवन के लिए तो स्पिन भी जीरो जाएगी। तो यहाँ पे बात फिर से ऑड की चल रही है। ऑड या सिंगल ऑड न्यूक्लियॉन के करस्पॉन्डिंग आपका स्पिन आएगी और ऑड के करस्पॉन्डिंग आपका क्वार्टर पोल मोमेंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 से लेके कहां तक जाओगे आप? 2j तक। 2j तक क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, जो आप मैक्सिमम फिल करते हो वो कितने करते हो? 2j प्लस 1 करते हो। तो 2j प्लस 1 की वैल्यू तो क्या आएगी? ये तो फुली फिल्ड है। तो ये वैल्यू हमेशा इवन आएगी। आपको पता है ये वैल्यू, क्योंकि जे की वैल्यू क्या हो सकती है? जे की वैल्यू होती है हाफ, 3/2, 5/2। तो जब भी आप 2j प्लस 1 करोगे वो हमेशा इवन आएगा। तो आपको फुल्ली फिल्ड के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो एक कम के लिए। तो आप कम से कम एक फिल करोगे और ज्यादा से ज्यादा 2j फिल करोगे, जो कि ऑड होगा। ये सब ऑड होंगे। ठीक है, तो ऐसे n के लिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा? अभी आपने सिंगल की बात कर ली, सिंगल के लिए तो फॉर्मूला आ गया आपका। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं q इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल का जो फॉर्मूला था उसमें आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 - 2 इंटू n - 1 अपॉन 2j - 1। तो अब जो ये फॉर्मूला आया है वो आपका किसी भी n के लिए आ गया। अब यहीं से अगर आपने n को 1 पुट कर दिया, अब इस फॉर्मूले में n को 1 पुट कर दो, तो आपका जो q की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? QSP के बराबर आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला सिंगल पार्टिकल का हो गया, वही जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखा है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, चाहे सिंगल पार्टिकल की बात हो चाहे किसी भी ऑड n की बात हो। ठीक है, और यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो नंबर ऑफ ऑड न्यूक्लियॉन्स है उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर n इक्वल टू 2j, 2j का मतलब क्या है? 2j का मतलब है सिंगल होल। सिंगल होल, जैसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो सिंगल होल, ये उसी तरह से है। सिंगल होल का मतलब ये है, एग्जांपल देखो, मान लो हम बात कर रहे हैं 1d 5/2 में, तो 5/2 में आप 6 फिल कर सकते हो, और मान लो आपके पास 5 फिल है, तो एक यहाँ पे होल है, एक यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो होल का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मैक्सिमम से एक कम। मैक्सिमम से एक कम का मतलब बात हो रही है 2j की। तो अगर 2j है तो क्या आंसर आएगा? तो अगर आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में n को 2j लिख दिया, तो आपके q की वैल्यू आएगी -QSP। यानी कि ये वैल्यू जो आपने पहले माइनस में लिखी थी, क्योंकि QSP की वैल्यू क्या थी? QSP की वैल्यू तो माइनस में थी, वही वैल्यू सिंगल होल के लिए प्लस हो जाएगी। तो QSP की वैल्यू आपकी थी -3/5 2j - 1 2j + 1 इंटू आर स्क्वायर। ये आपका सिंगल पार्टिकल के लिए है। अगर आपका सिंगल होल है, यानी कि मैक्सिमम से एक कम, तो फिर यही वैल्यू पॉजिटिव के साथ आएगी, 3/5 2j - 1 2j + 2 इंटू आर स्क्वायर। और अगर आपके पास ना तो 1 है, ना सिंगल होल है, ना सिंगल पार्टिकल है, उसके अलावा मान लो 3 या 5 है ऑड, तो फिर आपका n वाला फॉर्मूला आएगा। हाँ, 2j + 2, यस 2j + 2, ये आएगा 2j + 2। ठीक है, 2j + 2 का फॉर्मूला। तो अब हम, क्योंकि टाइम एक तरह से होने वाला है, तो अब ये तो हो गया आपका क्वाड्रुपल पोल मोमेंट, केवल ये फॉर्मूला याद करना है। अब यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका क्वाड्रुपल पोल मोमेंट कौन कौन से स्पिन के लिए जीरो हो जाएगा। तो आप लिखो फॉर j = हाफ। अगर आप इस फॉर्मूले में j को हाफ रखोगे, तो या j = 0, इन दोनों के लिए क्वाड्रुपल पोल मोमेंट विल बी 0। दैट इज
न्यूक्लियस विल बी स्फेरिकल। तो j इक्वल टू हाफ, तो अगर फॉर्मूले में रखोगे 2j-1 है तो j इक्वल टू हाफ रख दोगे तो q 0 हो जाएगा। ये तो इससे हो गया। और अगर j इक्वल टू 0 है तो ये फॉर्मूले में नहीं होगा, फॉर्मूले से नहीं आएगा। j इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे हम कहेंगे इसके लिए q इक्वल टू 0 है, सिंस नो सिमेट्रिक एक्सिस इज डिफाइंड। तो आप सीधा सीधा याद रखो, j इक्वल टू 0 के लिए भी आपका स्फेरिकल शेप आएगी और j इक्वल टू हाफ के लिए भी स्फेरिकल शेप आएगी, q की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जो आपका नेट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको करना है पेज 25 क्वेश्चन नंबर 10। पेज 25 क्वेश्चन नंबर 10, इसको निकालना आपको। पेज 25 क्वेश्चन नंबर 10 इन योर बुकलेट, और ये है नेट दिसंबर 2015। इसमें क्या पूछा है, यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट फॉर ऑड प्रोटॉन न्यूक्लियस इज, तो आपको फॉर्मूला दे दिया क्वाड्रुपोल मोमेंट का 2j-1 2j+2 इनटू मीन स्क्वायर रेडियस। तो ये फॉर्मूला हमें पता है और उन्होंने भी यही फॉर्मूला दिया। अब आगे है वेयर j इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब आपको गिवन है r0 की वैल्यू 1.2 फर्मी गिवन है, और साथ में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू इन बार्न ऑफ द क्वाड्रुपोल मोमेंट। इसके लिए आपको निकालना है एल्यूमिनियम 27 के लिए। इसके लिए एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 13 होता है। ठीक है, और ये आपको किसमें निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है मान में। इसका आंसर निकालो आप लोग, कितना आएगा, कोई भी आंसर निकाले कितना आएगा। देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो इन टर्म्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि मीन स्क्वायर रेडियस आपको पता नहीं है। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया 3/5 2j-1 2j+2 इनटू r स्क्वायर। दूसरा आप ये देखो कि यहाँ पे आप सिंगल पार्टिकल फिल कर रहे हो या 2j फिल कर रहे हो या ये सिंगल ज्यादा फिल कर रहे हो। तो एल्यूमिनियम में जब आप करोगे तो यहाँ पे z इक्वल टू 13 को फिल करोगे। 13 को फिल करने के लिए देखो कितना हो रहा है, 1s हाफ 2 1p 3/2 4 1p हाफ 2, फिर है 1d 5/2। तो यहाँ तक आपने 8 फिल कर दिए और यहाँ पे आप 5 फिल करोगे। तो जब आप यहाँ पे 5 फिल करोगे प्रोटॉन, और मैक्सिमम आप 6 फिल कर सकते थे, तो ये एक तरह से सिंगल होल हो गया। और अगर सिंगल होल है तो आपने क्या कहा था कि Q की वैल्यू आती है -QSP, और इसीलिए यहाँ पे जो आएगा प्लस के साथ आंसर आएगा, और इसीलिए आपके आंसर प्लस में है। अब आप J की वैल्यू आपको पता है, J की वैल्यू कितनी है 5/2। अब आप इस फॉर्मूले में 5/2 रख दो और आप आंसर निकाल लो। तो Q की वैल्यू आ गई 3/5 इंटू 2 इंटू 5/2 -1 2 इंटू 5/2 +2 इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर में आएगा पहले तो r0 स्क्वायर, r0 आपका इधर रखा है इसका स्क्वायर, और साथ में a की पावर 2/3, क्योंकि r की वैल्यू होती है r0 a raised to power 1/3। आपको इसका स्क्वायर करना है। एक तो हमने कर दिया r0 स्क्वायर, एक हम करेंगे मास नंबर 27 की पावर 2/3। तो इससे देखो आपको कितनी वैल्यू आ रही है। पहले मीटर स्क्वायर में निकाल लो, उसको फिर बाद में आप बार में चेंज कर दो। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है। आप में से कोई बताए। हाँ तो ये आएगा। ठीक है, तो अभी पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर ये है, तो आएगा आप यहाँ पे 4.44 10 raised to power -30 मीटर स्क्वायर। इसे आप लिखोगे 0.044 इंटू 10 raised to power -28 मीटर स्क्वायर, या 0.044 बार। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। अब बस इसमें लास्ट रह गया सेल मॉडल में, वो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रह गया, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ म्यूट हो गया, आप पूछो। सर मोर देन 1 को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियन है वो ऑड ही होने चाहिए। ठीक है, तो ऑड का मतलब 1 3 5 7 ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर आपके पास सिंगल है 1 है ऑड, तो 1 के लिए तो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया QSP। लेकिन 1 से ज्यादा है, मान लो 2 मतलब 3 5 7 है, तो उसके लिए J की वैल्यू तो आप निकाल लोगे। लेकिन आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जहाँ पे N की वैल्यू आप 3 5 7 रखोगे और तब आंसर निकालोगे।
बस यहाँ पे इतना ही है। और का मतलब वो मोर देन वन का मतलब सर यूज कौन सा करेंगे हम सबसे ज्यादा, जैसे जो हमें याद होना चाहिए मेन, जिससे टोटली निकल जाए, सिंगल का भी निकल जाए? वो तो ये वाला फॉर्मूला एन वाला, आप एन वाला याद रखो। अगर एन इक्वल टू 1 है तो आंसर हो गया क्यू इक्वल टू क्यूएसपी, जिसकी वैल्यू है, बल्कि क्यूएसपी का फॉर्मूला भी साथ में याद रखना है, क्यूएसपी की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो क्यूएसपी भी याद रखना है, साथ में एन वाला भी याद रखना है, क्योंकि एन वाले में क्यूएसपी की मल्टीप्लाई हुई है। यस सर। तो अब अगर n इक्वल टू 1 है तो उसका आंसर आ गया QSP, जिसकी वैल्यू है -3/5 2j - 1 2j + 1 r स्क्वायर। अगर आपके पास सिंगल होल है यानी कि मैक्सिमम से एक कम, तो आंसर इसी का प्लस हो जाएगा और आप n की जगह रख दोगे 2j। और अगर सिंगल और 2j के बीच में है कोई वैल्यू, जैसे कि d5/2 में मान लो 3 है, तो फिर n की जगह आप 3 रखोगे और j की वैल्यू वही जैसे आपने अब तक निकाली वो निकाल के आंसर निकाल दोगे। सर पेज 17 पे क्वेश्चन सेकंड जो आपने बताया था सर, वो बता दो एक सेकंड। पेज 17 पे सेकंड, एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा, मैं अभी बुकलेट निकाल लूं। अच्छा इसके लिए ये जो हमने लिखा है, ये क्या हमने कहा है कि जो हमारा इंटीग्रल है वो वेनिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन वेनिस होगा, उसके लिए मोमेंट हमें मिलेगा। उसके लिए हमने कहा कि इंटीग्रल के अंदर जो ये प्रोडक्ट है साई स्टार फाई साई, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये इवन फंक्शन है तो आपका इंटीग्रल नॉन जीरो होगा, अगर ये ऑड फंक्शन है तो आपका इंटीग्रल जीरो होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट रेट में कहा कि साई स्टार साई हमेशा इवन फंक्शन होगा, क्योंकि ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। मान लो कोई ऑपरेटर आपका ऐसा होता कि बीच में ये मान लो मोमेंटम का ऑपरेटर है, तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है -i del upon del x, तो ये तो इस साई को चेंज कर देता। लेकिन हमने कहा कि हमारा ऑपरेटर ऐसा है फाई, जो केवल r का फंक्शन है, जो केवल मल्टीप्लिकेटिव है, जो इस साई को चेंज नहीं करता है। मल्टीप्लिकेटिव का मीनिंग यही होता है कि चेंज नहीं करेगा। हाँ, मतलब कि जैसे कि मान लो ऑपरेटर केवल x है, तो x है तो उसमें ऑपरेट नहीं हुआ, चेंज नहीं किया, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे केस में जब साई चेंज नहीं हुआ तो आप कह सकते हो साई स्टार की मल्टीप्लाई साई में कर दी। तो आपने जब मल्टीप्लाई करी तो साई स्टार साई हमेशा इवन फंक्शन होगा। अगर क्योंकि साई अगर इवन है तो साई स्टार भी इवन होगा, तो इवन इनटू इवन इज इवन। अगर साई ऑड है तो साई स्टार भी ऑड होगा, तो ऑड इनटू ऑड इज अगेन इवन। तो साई स्टार इनटू साई इज इवन। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन कब होगा, जब हमारा फाई इवन होगा। अब हमारा फाई जो है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक की बात हो रही है कि मैग्नेटिक। अगर बात इलेक्ट्रिक की हो रही है तो इसकी जो पैरिटी होगी वो होगी -1 की पावर l फॉर इलेक्ट्रिक, -1 की पावर l + 1 फॉर मैग्नेटिक। तो ये इवन फंक्शन तब होगा जब हमारा l इवन होगा फॉर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास E0, E2, E4 ये वाले नॉन जीरो आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल ये वाले हमारे नॉन जीरो आएंगे। और मैग्नेटिक के लिए हमारा -1 की पावर l + 1 शुड बी +1। उसके लिए l की वैल्यू ऑड होनी चाहिए, ताकि हमारा सर इसमें तो नॉन जीरो आना चाहिए ना, आपने लिखा है कि भाई ऑलवेज जीरो। नॉन जीरो के लिए ही तो l की वैल्यू ऑड होनी चाहिए मैग्नेटिक में। ये इलेक्ट्रिक का पूछ रहा है, मैग्नेटिक का नहीं पूछा इन्होंने। मैं दोनों को समझा रहा हूँ, आप इलेक्ट्रिक की बात कर लो। इलेक्ट्रिक में -1 की पावर l, जो कि फाई जो है -1 की पावर l पे डिपेंड करता है पैरिटी के लिए। इवन फंक्शन और इवन पैरिटी यहाँ पे एक ही बात है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इसका इवन फंक्शन करना है तो -1 की पावर l को +1 करना है, और -1 की पावर l +1 कब होगा, जब आपका l इवन होगा। और l इवन का मतलब E0, E2, यानी कि इलेक्ट्रिक में केवल मोनोपोल आएगा, इलेक्ट्रिक में केवल क्वाड्रुपोल आएगा, ठीक है। डाइपोल नहीं आएगा। डाइपोल नहीं आएगा, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ओके सर, अब आगे समझ। ये जीरो होगा सर इंट्रिंसिक का तो इसमें कोई वो नहीं है ना, बस ये हमने यही देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा इसका। हाँ, इसमें इंट्रिंसिक तो प्रॉपर्टी होगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो इंट्रिंसिक छोड़ो, इंट्रिंसिक तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि E3 भी जीरो है। इसी तरह से मैग्नेटिक के लिए भी हमने देखा। ओके सर, अब आगे समझ। सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। फर्स्ट स्लाइड ये है सर, जो आपने ये इसमें डिफरेंसेस बताई है एक्सेप्शंस शेल मॉडल में, सर ये टोटली याद होनी चाहिए 12 की 12। देखिए वैसे तो इससे भी ज्यादा है, पर आप देखो वैसे तो पॉसिबिलिटी तो इनके आने की कम होती है, लेकिन रैंडमली कभी भी आ सकता है। जैसे कि मैंने भी कहा आपसे कि जब हम 2011 में आया, नहीं 11 में तो आया ही है, लेकिन मैंने बीच में एक स्टेटमेंट एक बोला था कि नवंबर 2020 में जो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया उसमें एक्सेप्शन वाला आया है। अभी डाइपोल मोमेंट हमें जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हम नवंबर 2020 जो लास्ट नेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक्सेप्शन वाला न्यूक्लियर दे दिया, तो उसके लिए फिर हम एक्सेप्शन वाला ही जे लिखेंगे, तब हम डाइपोल निकाल पाएंगे। सर जैसे इनमें से कोई भी हमें दे दिया जाएगा तो हम एक्सेप्शन वाला ही लिखेंगे, ना कि जो खुद शेल मॉडल से हम निकालेंगे। अरे भाई इनमें तो सब शेल मॉडल से करेंगे, एक्सेप्शन केवल 12 है, इनके अलावा तो शेल मॉडल से करना है ना। ओके सर, केवल 12 है तो आप एक्सेप्शन वाला कर लेना, 12 के अलावा कुछ है तो फिर शेल मॉडल से करेंगे। ओके सर इससे नेक्स्ट स्लाइड पे सर, जो एक ये पेज 24 पे क्वेश्चन नंबर 3 सर। एक मिनट, 24 पे क्वेश्चन नंबर 3। हां सर इसमें ये फार्मूला पीछे आपने लिखवाया था, डेल्टा E लिखवाया था f of r into 12 + 1 upon 2h cut square। हाँ, तो हमने टोटली लेना चाहिए था, हमने इसमें सिर्फ 12 + 1 पे डिपेंडेंसी क्यों ली? वो टोटल जो है वो कांस्टेंट ही तो है।
एफ ऑफ आर। अरे भाई अगर यहाँ आपने आप बताओ क्या क्या फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेल इक्वल टू, हाँ बताओ। डेल्टा ई एफ ऑफ आर हाँ इंटू 12+1 h कट स्क्वायर बाई 2। एच कट स्क्वायर बाई 2। अगर ये सारा ले लोगे तो मैंने इस एफ आर और एच कट स्क्वायर बाई 2 को कांस्टेंट सी लिख दिया, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि ये तो हर न्यूक्लियर के लिए सेम रहेगा, केवल मतलब हर इसके लिए, हर सब सेल के लिए सेम रहेगा, केवल एल पे डिपेंडेंसी चेंज हो रही है। एक यहाँ पे पी के लिए और एफ के लिए डिफरेंट एल है। एफ आर और एच कट स्क्वायर बाई 2 तो सेम न्यूक्लियर के लिए सेम रहेंगे। यस सर। तो आप टोटल फॉर्मूला लेके भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। सर नीचे इसके आगे आपने नीचे लिखवाया था डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस हाफ। सर वो तो कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 0 में कैसे जाएगा फिर? आपने इसी फॉर्मूले के नीचे लिखवाया है डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस हाफ एंड 2l+1। देखो ऐसा है कि इसी फॉर्मूले में अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, 2l+1 में 2 कॉमन ले लिया, तो फिर ये हो जाएगा l प्लस हाफ h कट स्क्वायर, बस इतना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ठीक। तो अब ये प्रोपोर्शनल टू l प्लस हाफ हो गया, अब भी आंसर सेम आएगा। ओके। क्योंकि अब आपके जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे फिर से आप ये करोगे, अगर आपको 3 दे रखा है पी के लिए, तो अब यहाँ पे एफ आर एच कट स्क्वायर की वैल्यू इंटू 3 हो गई। तो अब यहाँ पे एफ आर इंटू एच कट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 1, जो कि हमारा सी है, जो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, आप इसे लिख लो। तो यहाँ पे अब भी 1 आ गया। अगली बार जब आप डेल्टा ई एफ के लिए करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी और यहाँ पे एफ के लिए 7 आएगा, तो अब भी 7 ही आंसर आएगा। ओके सर। बल्कि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत दिया, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 रख के क्या आएगा? 1 ये आएगा 3 बाई, एक मिनट, ये आएगा 3/2 3/2। तो 3/2 कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 3/2 कर लो। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 3/2। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप? एल की एफ के लिए 3 रख रहे हैं, 3 प्लस हाफ। एक मिनट, सी की वैल्यू आएगी, इसकी आएगी नहीं 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। 2 जब 3/2 रखोगे तो एफ आर एच का स्क्वायर 2 आएगी ना, आप समझ रहे हो? नहीं 2 आएगी, 2 आएगी। तो अब की बार 2 रखोगे लेकिन आंसर सेम आएगा। यहाँ पे रखा 2, यहाँ पे रखा 2 और यहाँ पे एल प्लस हाफ रखोगे 7, ओ सॉरी 3 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7/2, आएगा वही आंसर 7। तो चाहे आप प्रोपोर्शनल 2l+1 रखो चाहे प्रोपोर्शनल l प्लस हाफ रखो, आंसर सेम आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू, हां एक्सक्यूज मी सर। सर जो आपने क्या हुआ के क्वेश्चंस करवाए सर, उस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दीजिए। अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है सर। कौन सा, किसमें? क्या वेस्ट क्वाड्रुपल मोमेंट्स के जो क्वेश्चन करवाए सर आपने? क्वाड्रुपल मोमेंट तो अभी एक क्वेश्चन कराया है ना? यस सर, और भी करवा दीजिएगा सर इसको। हां तो मैं और कब कराऊंगा? जब मैं आपको डायपोल मोमेंट करा दूंगा। जी सर। तो जब डायपोल मोमेंट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें सब चीज निकालनी है, स्पिन, पैरिटी, क्वाड्रुपल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हां सर आपने ये बताया था कि जो न्यूक्लियर होते हैं ओड और इवन वाले में वो एक्साइटेड होकर फर्स्ट या सेकंड में चले जाते हैं। तो सर क्या ये ओड और इवन के लिए भी होता है क्या? मतलब एक्साइटेड होकर चले जाए? हम जब हम ऑड कहेंगे तो ऑड में भी एक्साइट होगा, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा वो पता नहीं, क्योंकि सेल मॉडल तो बताता नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन एक्साइटेड स्टेट का आएगा तो वो फिर इवन ऑड या ऑड इवन का आएगा, ऑड का नहीं आएगा, क्योंकि आप सेल मॉडल से या इस मेथड से नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहां तक इवन की है, इवन को हम कलेक्टिव मॉडल में पढ़ेंगे, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट्स में। वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि इवन का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। ओके सर। दूसरे जो आपने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट का जो ग्राफ बनाया है, हां सर इसमें आपने एक में तो एनर्जी और एनर्जी का केस तो कम और सेकंड बार में थोड़ा ज्यादा है, वो ऐसा क्यों? ऐसा वो डिपेंड करता है न्यूक्लियाई पे, ठीक है? तो उनमें किस तरह से अरेंजमेंट है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का, तो उनकी एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्पिन पैरिटी सेम है। जैसे आप एटॉमिक में बात करते हो, एटॉमिक में बात करें तो एटॉमिक में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम में 11 है, तो 11 में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा उसकी एनर्जी लेवल थोड़ी हाई होगी, तो वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो इनर्ट गैसेस होंगी वो फुली पैक्ड होंगी, तो वो उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम होगी, मतलब वो उसमें ज्यादा नहीं चाहिए होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा न्यूक्लियाई के, कि इनकी एनर्जी कम या ज्यादा, लेकिन वो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल है और वो हम सेल मॉडल से नहीं निकाल सकते। तो आपको यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, आपको यहाँ पे केवल फोकस स्पिन और पैरिटी पे करना है। सर एक बार स्लाइड नंबर 20 दिखाना। ये है 20 सर 10th दिखा दियो सर। 10th खाली कैसे है? 10th तो चलो ये 9th है, ये खाली रह गई, ये है 9th। तो आपको 9th देखनी है या 11th? सर 11th ही है। ठीक है, तो चयन करें आप। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वेलकम।